लगा दे अभी। यहीं से स्टार्ट कर दे एक्सप्लेनेशन लगा। हम्म जो मिस कर दिया उसमें इतना कुछ ज्यादा था भी नहीं इम्पोर्टेंट वाला। हाँ ओके सो अब फंक्शन डिक्लेरेशन अपन क्यों करते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन, पहली बात तो फंक्शन डेफिनेशन समझ आ गया। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स समझ आ गया कि फंक्शन का नेम फिर उसका ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल समझ आ गया। फंक्शन डिक्लेरेशन एक बार देख लेते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज, function declaration is recommended स्पेलिंग में पता नहीं शायद हो सकती है मिस्टेक। रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। हाँ किया बट नॉट मैंडेटरी। अब ये लाइन पता होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेरेशन रिकमेंडेड है बट जरूरी नहीं है। ये इसलिए है, मतलब रिकमेंडेड भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जगह पे जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे और अगर फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो अपना एरर आ सकता है और कभी कभी आउटपुट भी अलग आ सकता है। इसलिए फंक्शन डिक्लेरेशन करना चाहिए। बट सी प्लस प्लस में फंक्शन डिक्लेरेशन मैंडेटरी होता है, इसलिए आदत डाल दो फंक्शन डिक्लेरेशन करने की। हमेशा फंक्शन डिक्लेयर करा करो, क्योंकि सी लैंग्वेज तुम बाद में जाके यूज नहीं करोगे, बट सी प्लस प्लस या जावा यूज करोगे तो उधर फंक्शन डिक्लेरेशन मैंडेटरी होता है। सी में नहीं है, बाकी सी प्लस प्लस में है। हाँ उधर तो फिर आपको डायरेक्टली एरर मिलेगा, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं अगर ओके डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, ये बताने की जरूरत नहीं है बट एग्जांपल दे देते हैं। मेन फंक्शन के अंदर कोई ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ एन। वे क्या चल रहा है एन, और इधर एन डिक्लेयर कर देता हूँ, एन इज इक्वल टू 7। ठीक है, मेन फंक्शन। अब मान लो रिटर्न डेटा टाइप अभी समझाया नहीं, डेटा टाइप समझा दूंगा मैं। void a एंड n। अब इसको a को डिफाइन कर देते हैं, a void a एंड n। ठीक है, अब इधर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, अपन को ये सिंटैक्स समझना अभी कि जो फंक्शन डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन होगी ना, वो एज इट इज फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। फंक्शन डेफिनेशन की लिख लेना, फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन एज इट इज फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। इधर चाहूं तो मैं वेरिएबल का नेम हटा सकता हूँ एन, ये कर सकते हैं अपन क्योंकि ये अलाउड है। बट फंक्शन डेफिनेशन की एग्जैक्ट फर्स्ट लाइन ही फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। अब अपन वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ना, जैसे n की नहीं जगह पे a वेरिएबल या b। हाँ वो तो चेंज कर सकते हैं, नाम तो भले चेंज करें बट एग्जैक्ट होनी चाहिए। इधर अपन वेरिएबल हटा सकते हैं, एन हटा सकते हैं, सिर्फ इंट लिख सकते हैं, ये अलाउड है। अब डेटा टाइप समझाना है, तो डेटा टाइप से अपन स्टार्ट करते हैं void से। void किसी फंक्शन, मान लो ऐसे समझते हैं अपन कि फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं कोई फंक्शन है, इसी को समझते हैं, ए को समझते हैं।
इधर अपन ने एक और वेरिएबल बनाया ए असाइन ए प्लस एन और ए की वैल्यू रख देते हैं 5। ठीक है, अब ये समझो कि वॉइड रिटर्न डेटा टाइप का क्या मतलब है। वॉइड रिटर्न डेटा टाइप का मतलब है जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसका डेटा टाइप वॉइड होता है। जब फंक्शन भले आर्ग्यूमेंट ले या ना ले, टेक समथिंग नेचर का हो, बट रिटर्न नथिंग हो, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हो, तो उसका डेटा टाइप वॉइड होता है। अब जब फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा हो तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं। फंक्शन इसी ए फंक्शन को ही बनाते हैं, इसकी अलग तरीके से डेफिनेशन करते हैं। एन अभी मेरे रिटर्न डेटा टाइप लिखा नहीं है, इंट ए असाइन 5 ए असाइन ए प्लस एन। अब रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न है, मैं ए की वैल्यू को रिटर्न करा रहा हूं। अब रिटर्न किधर होगी ये वैल्यू, वो समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इधर मेन फंक्शन बनाता हूँ दूसरा। ये वैल्यू किसको रिटर्न होगी, कहाँ रिटर्न होगी वो समझ लो, बाकी तो सब पता ही है रिटर्न क्या करता है। इंट एक्स, ठीक है, एक्स और एन में अपन मान लो पास कर रहे हैं कुछ भी 10। अपन अब ए को किसको कॉल करेंगे, ए फंक्शन को। ए फंक्शन में क्या पास करेंगे, एन पास करेंगे। एन पास करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इधर इस फंक्शन को रीड करके बताओ आउटपुट क्या आएगा, मतलब रिटर्न क्या होगा, आउटपुट का मतलब नहीं, रिटर्न क्या होगा, 15 रिटर्न होगा। अब 15 जो रिटर्न होगा वो कैसे रिटर्न होगा वो समझो। वो वैल्यू रिटर्न होगी तो कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी, इसलिए वेरिएबल बना के स्टोर करते हैं। अब ये इसका कंट्रोल समझाता हूँ कैसे वर्क करता है ये। प्रिंट कराने की जरूरत, हाँ प्रिंट करा देते हैं। हाँ देखो, इसको समझो, इस पूरे प्रोग्राम को। सबसे पहले मेन चलेगा, मेन की पहली लाइन चली। अब ए फंक्शन कॉल होगा, ए फंक्शन कॉल हुआ, ए फंक्शन जब कॉल होगा और ये जब पूरा फंक्शन चलेगा तो रिटर्न होगी ये वैल्यू ए। अब ए जो वैल्यू है, ये की कुछ भी वैल्यू हो, वो रिटर्न होगी तो वापस कंट्रोल, जैसे ही फंक्शन एंड हुआ रिटर्न चला, फंक्शन एंड हुआ, जैसे ही फंक्शन एंड हुआ वापस कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन पे। इस लाइन पे जैसे ही कंट्रोल आएगा तो जो वैल्यू रिटर्न हुई वो यहाँ पे आ जाएगी इसकी जगह, और इसकी जगह आएगी तो उसमें असाइन हो जाएगी, असाइन हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगी और फंक्शन एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग और रिटर्न कीवर्ड का कंट्रोल वर्क करता है। समझ आ गया? हाँ अरे वो रिटर्न का एक बार वापस हाँ रिटर्न का मतलब ये है कि कोई, अरे इसका डेटा टाइप मैंने इंट नहीं लगा है ना, इधर लिख देता हूँ। अभी इंट रिटर्न करा रहे हैं, इंट मतलब वैल्यू जिस टाइप की वैल्यू अपन रिटर्न करा रहे हैं उस टाइप, वही डेटा टाइप अपना होना चाहिए। तो अगर मान लो अपन फ्लोट वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो अपना डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए। रिटर्न इधर अपन फंक्शन के जस्ट पहले अपन उसका रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं। तो फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसलिए उसका डेटा टाइप इंट होगा, रिटर्न डेटा टाइप इंट होगा। तो रिटर्न कीवर्ड जब चलेगा, ये फंक्शन की दो लाइन समझ आ गई होगी। जब फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, हाँ 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 ये अब ए हाँ वो वैल्यू रिटर्न समझ में होगी, आ तो गया। ए वैल्यू जब रिटर्न होगी तो फंक्शन एंड हो जाएगा। फंक्शन एंड होगा तो वापस कंट्रोल इधर आ जाएगा, इसकी सेकंड लाइन पे, मेन फंक्शन की सेकंड लाइन पे, और जो वैल्यू रिटर्न हुई वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आएगी तो एक्स में असाइन हो जाएगी, फिर एक्स में असाइन होगी, प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये है वर्किंग। अब समझ आ गया। अब अपन लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। ये स्क्रीनशॉट ले लो।
इसमें जैसे अपने इसमें जैसे अपने इंटीजर फंक्शन बनाया इंटीजर ए और रिटर्न में अगर अपन कुछ फ्लोट देंगे हाँ तो वो एरर देगा या फिर मतलब जैसे अपन एरर टाइप देगा, एरर कास्टिंग देख देगा। लेते हैं अगर इंटीजर एरर देगा। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहा है, रिटर्न में अगर इंटीजर वैल्यू और डेटा टाइप फ्लोट है तो एरर दे देगा। अरे लाइक अगर मेरा ए यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है तो मुझे x इक्वल टू ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? जैसे अगर ए मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ये वाला ये? हाँ हाँ, हाँ तो मुझे x इक्वल टू ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा अगर मैं परसेंटेज डी ए डालूंगा। वापस बोल, मैं समझा नहीं तेरी बात। अरे मतलब ए अगर मेरा ग्लोबल वेरिएबल है तो ये अभी वाला मुझे ये इसको मैं ग्लोबल बना रहा हूँ तो हाँ 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 तो अभी मुझे उसका रिटर्न लेने के लिए ए का x वेरिएबल डालना पड़ रहा है ना इक्वल टू ए। ये अरे रुक मैं क्लास में अरे मतलब x इक्वल टू ए एन लेना पड़ा ना रिटर्न चलने के लिए जब मेरे को a चाहिए था। हाँ हाँ तो अगर a ग्लोबल है तो मेरे को x इक्वल टू ए एन लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा अगर मैं परसेंटेज a प्रिंट कराऊंगा तो हो जाएगा कॉल करने के बाद फंक्शन। हाँ तो ऐसे ए एन करवा देना एक्स की नहीं 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 मतलब नहीं होगा। अगर एक ग्लोबल वेरिएबल है तो हो जाएगा। हाँ अगर ये वाला हाँ एक हाँ ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल है, तो हाँ तो हो हाँ जाएगा। वही कह तो रहा हूँ। तो फिर तो अपन तो फंक्शन लाइन बनाते क्यों? फिर फंक्शन बनाते क्यों? वो काम अपन इसी में करा लेते हैं अगर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर। अब मेरी बात सुनो, हाँ ग्लोबल वेरिएबल की अगर बात आई है तो मैं समझा देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल की बात आई है समझा देता हूँ। तो मैंने देखा होगा अपन ग्लोबल वेरिएबल्स कभी बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते कोई बता सकता है? मेमोरी जनरली खाता अपने है। को काम नहीं पड़ता ग्लोबल वेरिएबल्स का, क्योंकि अपन ने जितने भी अभी तक यूज किए उसमें अपन वैल्यूज चेंज ही कर रहे हैं। काम नहीं पड़ता वो रीजन नहीं है, वो प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट टाइम गलत और मेमोरी दोनों वो खाएगा ना। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है शायद। हाँ प्रोग्राम वापस स्टोरेज स्टार्ट स्टोरेज लॉस होता है उसमें शायद। हाँ हाँ स्टोरेज का लॉस होता है बहुत ज्यादा। देखो कैसे होता है समझाता हूँ। हाँ देखो ये ग्लोबल वेरिएबल है इंट एक्स, ये मेन फंक्शन है। इधर एक और वेरिएबल है ए, और इधर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ए कॉल कर रहा हूँ ऐसे करके, मान लो एक ही फंक्शन एक बार बहुत सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं। अब इसकी कुछ भी बॉडी हो, मैं उससे लेना देना भी रख नहीं रहा हूँ। मैं ग्लोबल वेरिएबल कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो इधर लिख देता हूँ। देखो जब प्रोग्राम चलता है, मतलब ये प्रोग्राम जब ये इस टाइप का प्रोग्राम चलेगा, तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने से क्या होता है कि जो एक्स को जब मेमोरी मिलेगी, सबसे पहले तो ये वाली लाइन मेन चलेगी। बट जो मेन फंक्शन के बाहर अपन ने लाइंस लिखी है वो पहले ही चल जाती है। एक्स को मेमोरी मिल जाएगी तो एक्स कब डिस्ट्रॉय होगा? जब पूरा प्रोग्राम एंड होगा तब एक्स डिस्ट्रॉय होगा। बट ए तो जब ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे मेन फंक्शन एंड होगा। तो एक्स ग्लोबल वेरिएबल जब भी अपन बनाते हैं जब अपन को बहुत नेसेसिटी हो उसकी, मतलब अपन चाह रहे हो कि वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम तक रहे, उसकी बार बार जरूरत पड़ रही है और वो पूरे प्रोग्राम के एंड तक रहे, तभी अपन ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। वरना कभी नहीं बनाते, क्योंकि वो बहुत मेमोरी खाता है। वो जब तक पड़ा रहेगा जब तक है ना पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होता। बट लोकल वेरिएबल्स तो जब ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब फंक्शन एंड हो जाएगा। मान लो इधर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ दूसरा इंट एक्स नहीं, मान लो जेड। तो ये जेड जैसे ए कॉल होगा और ए की मेमोरी रिलीज होगी तो साथ में जेड की भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई फंक्शन को मेमोरी मिलती है तो उस वो फंक्शन, कोई बता सकता है कोई फंक्शन को मेमोरी क्यों मिलती है? मेमोरी नहीं मिलेगी तो वो वर्क कैसे करेगा? अरे वो तो ठीक है, बट उसका वर्क क्या होता है? मतलब उसको मेमोरी मिलने का उसका काम क्या होता है? मेमोरी कोई रीजन से मिलती होगी ना। ताकि उसका जो रिटर्न ताकि वो आउटपुट भी उसमें स्टोर हो पाए। नहीं नहीं हाँ, नहीं, आउटपुट उसमें स्टोर नहीं होता। होता ये है कि फंक्शन को मेमोरी इसलिए मिलती है क्योंकि उसके अंदर जो भी उस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स बन रहे हैं उनको भी मेमोरी मिले। उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स अपन डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी मिले, प्लस जो भी उस फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं
वो सारे इंस्ट्रक्शन इस फंक्शन की मेमोरी के अंदर ही स्टोर होते हैं। एक तो फंक्शन को मेमोरी मिलने के लिए दो रीजन होते हैं। पहला रीजन कि उसको वेरिएबल की मेमोरी उसी के अंदर मिलती है, फंक्शन की मेमोरी के अंदर, तो वेरिएबल के लिए डेटा स्टोर कराने के लिए मेमोरी मिलती है। सेकेंड रीजन कि जो भी अपन फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जो भी अपन उसकी लाइंस लिख रहे हैं या फिर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो सारी उसके लिए मेमोरी मिलती है फंक्शंस को। तो दो रीजन हो गए। तो ए फंक्शन के अंदर ए फंक्शन के अंदर ये इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ z। तो ए फंक्शन जैसे ही एंड होगा साथ में ही z भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फंक्शन की मेमोरी भी रिलीज होगी, साथ में वेरिएबल्स जो उसके अंदर बन रहे हैं उसकी भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तभी तो इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही फंक्शन एंड होता है ये मेमोरी भी इसकी रिलीज होती है साथ में वेरिएबल्स की, तो डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए अपन ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाते, ताकि क्योंकि अगर अपन ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे तो वो एंड तक रहेगा, उस प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर एंड तक रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, उसकी मेमोरी रिलीज ही नहीं होगी, तो मेमोरी खाता रहेगा बार बार। ये रीजन होता है। समझ आ गया? हाँ हाँ मतलब ये चीज कब कैसे मतलब अपन डिसाइड करेंगे कि ग्लोबल में यूज जब वेरिएबल को अपन को कोई डेटा बहुत बार बार यूज करना हो, बड़ा प्रोग्राम और उसको बार बार यूज करना हो, तभी अपन ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अरे लाइक जैसे तू कोई कांस्टेंट ले लेना, तेरे को बार बार वो कांस्टेंट यूज करना है। जैसे वो स्टार्टिंग में एरिया और पैरामीटर वाला क्वेश्चन दिया था ना सर ने, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। मतलब 95% तेरे को ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो तब शायद तक ऐसा हो सकता है, तब ग्लोबल वेरिएबल बनाने की जरूरत हो। मेरे को एक क्वेश्चन है मतलब कि हाँ मैं एक बोल। कंडीशन देता हूँ, तो बताना उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ कि अपना एक फंक्शन है ना, मैंने हाँ उसका एज रिकर्सिव फंक्शन यूज किया हुआ है, हाँ तो उसमें रिकर्जन हो रहा है, तो मेरे हाँ को उसमें एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए, मतलब समझ ले एरे का एलिमेंट उसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को मतलब उसको 5 समझ ले 5 एलिमेंट का अरे है, 5 माइनस 5 से स्टार्ट करना है ताकि ए ऑफ इंडेक्स 0 आए, हाँ फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो वो जो पहला जो 5 होगा ना, हाँ उसको मेरे को कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है और वो 5 फिक्स नहीं है, यूजर से लिया हुआ है मैंने। हाँ। तो मेरे को उसके लिए उसको मतलब वहाँ डिफाइन करना चाहिए बाहर ग्लोबल में। अगर वो बार बार कोई फंक्शन में मान ले ऐसी कोई वैल्यू है जो हर एक फंक्शन कॉल में उसकी जरूरत पड़ रही है, तब तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान ले तो उस वैल्यू को रिटर्न करा के दूसरे फंक्शन में भेज सकता है, ऐसा भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, जैसे मैं रिटर्न क्यों कराता हूँ कोई वैल्यू, क्योंकि मेरे को उस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है दूसरे फंक्शन में, इसलिए मैं चाहता हूँ दूसरा फंक्शन वो काम करे और वो काम करके जो वैल्यू आए वो रिटर्न कर दे। ओके, तो वो वाली बात है। फंक्शन में एक पैरामीटर बढ़ाना ज्यादा सही रहेगा या फिर उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करना ज्यादा सही रहेगा? ये ऐसा कुछ है नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। मतलब अनुभव ये ऐसे कह सकते हैं ना कि बार बार जिसमें उस वेरिएबल का यूज है, बार बार जिस फंक्शन हाँ में, हाँ वही मतलब है ना, जैसे आई और जे हम लोग लूप के लिए यूज करें तो उसको 2-3 बार नहीं लूप आ नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, फिर तो बार बार अलग अलग ही डिक्लेयर करो। मान ले आई और जे की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आई और जे बाहर ही डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए उसको ग्लोबल कोई बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, बहुत बड़ा, मतलब जिसमें बहुत सारे फंक्शन बनाए हो और उसमें बार बार जरूरत पड़ रही हो, 3-4 फंक्शन में जरूरत पड़ रही है, उसको अपन बड़ा कभी नहीं बोल सकते। अच्छा हाँ, अपन ने मान ले 10-15 फंक्शन बनाए हैं और कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ रही, तब भले डिक्लेयर कर दो। अच्छा। इसीलिए तुम देखा होगा अपन आई और जे बार बार अपन डिक्लेयर करते हैं हर एक फंक्शन कॉल के अंदर, उसके अंदर लोकल वेरिएबल बनाते हैं आई और जे। मैं ग्लोबल बनाने लगा था। तू क्या पा मत कर देना उससे। हाँ मैं समझ गया। अरे अपने फंक्शन में जो अपन पैरामीटर में देते हैं ना वेरिएबल, मतलब आर्गुमेंट में, वो भी ऐसे ही स्टोर होता है क्या अब मेमोरी में? बोल। हाँ हाँ, फंक्शन है। मान तू बोल रहा है कि है ना, अपन कोई मान ले ए कॉल किया मैंने, उसमें एन पास कराया, ये सब मेन के अंदर मानना, ठीक है। ये मेन फंक्शन यहाँ पे मैंने एंड किया और यहाँ पे ए फंक्शन डिफाइन किया, तो तू बोल रहा है यहाँ पे मैं पैरामीटर बनाऊंगा इंट एक्स, तो ये लोकल वेरिएबल होता है क्या, ऐसा पूछ रहा है? ये लोकल नहीं, मतलब ये वाला हाँ ये है तो लोकल, ये तो मेरे को पता है, पर अपने मेमोरी वाले में ये हाँ इंटीजर एक्स को भी एक वो मिलेगी ना जगह रैम हाँ, में। वो उस फंक्शन के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ए फंक्शन का। हाँ अच्छा, हाँ ओके सही है। ठीक है। अब फंक्शन एंड हो गया है। अब रिकर्सिव फंक्शन मतलब
बहुत टाइम खाएगा, इसलिए मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहले तो अपन तेरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्या नाम है अनीश का। और अनुभव मेरा क्वेश्चन देख लेना एक बार, वो स्पेस वाला, कौन सा? हाँ वो हाँ हाँ, परसेंटेज एस वाला, याद है ना? वो सिंटेक्स है, वो क्या कहते हैं, वो सिंटेक्स को समझा दूंगा मैं। कोड याद है क्या उसका? वही पीएल प्रोसेस वाला। ये हाँ हाँ इसको मैंने बहुत सारे तरीके से किया है, मेरे वाला तरीका देखता हूँ। ये है मेरा तरीका। इसको मैंने C++ में कोड किया है, बट मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ देखो। एक याद रखना, उसमें ना बहुत खतरनाक वो था कि अपन को एक वेरिएबल को, ये सारे वेरिएबल्स को लॉन्ग इंट बनाना था, क्योंकि इसकी मेमोरी जो अपन को प्रोग्राम में चाहिए ना, वो ज्यादा चाहिए। वो इंट में अगर तू इंट बनाएगा ना, तो उसको नॉर्मली तो उसमें एक सबकेस पास नहीं होगा, ये थर्ड वाला, तो उसके लिए। अच्छा, मेरा से फर्स्ट केस ही पास हुआ था और सारे फेल हो गए थे। हाँ चल, इसको लेते हैं, अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को। समझ क्वेश्चन, पैरेलल प्रोसेसिंग। चलो सब लोग है ना, इसको ट्राई करो। ये अरेज से बनेगा, अरेज से, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खतरनाक चीज है नहीं। सब लोग ट्राई करो, या फिर एक काम करो, मैं इसको लिंक को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, खोल ही दो। हाँ बोल बोल बोल, तेरी आवाज कट गई थी अभी। मैं लिंक, इस क्वेश्चन के लिंक को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। सब लोग क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो। मैं आया 2 मिनट में। स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ो और स्टार्ट करो। मैं सबको 20 मिनट दूंगा, ठीक है? ये सवाल अच्छा है तो 20 मिनट दूंगा, करो। है ना, इस क्वेश्चन को मतलब ये मत मानना कि बहुत टफ है, ये एवरेज क्वेश्चन है जो सबसे हो सकता है, इसलिए ट्राई करो, बस लॉजिक समझो, ठीक है? हेलो अनुभव, बोल बोल बोल। तूने कोई क्वेश्चन दिया है क्या करने के लिए? मेरा 5 मिनट के लिए इशू हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया मैंने था। चैट में लिंक पेस्ट किया, अगर तेरे को नहीं दिख रहा है तो वापस पेस्ट करूँ क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा हाँ वापस पेस्ट कर दिया मैंने, करो करो।
क्वेश्चन को है ना सब लोग कोड शेफ के कंपाइलर में कंपाइल करो।
सब लोग ट्राई तो कर रहे हो? हाँ कर रहा है। हाँ कोई है जिसका हो गया हो या फिर उसका आधा अधूरा है, कर रहा है वो भी? भेजा है मैंने, अभी रुक जा, इसको चेक कर रहा हूँ। भेजा है अभी मैंने। इसको कोड शेफ के कंपाइलर पे चेक कर। नहीं, कोड शेफ के कंपाइलर पे नहीं, मैंने वीएस कोड पे किया है इसको अभी। वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको कोड शेफ के कंपाइलर पे सैंपल आउटपुट डाल के चेक कर। उधर से डायरेक्टली तेरे को पता चल जाएगा कि कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं।
कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा हो? हाँ 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 अच्छा, ओके। भाई क्वेश्चन तो आ गया मगर उसे सेपरेट कैसे करेंगे वो समझ नहीं आ रहा, 2 प्रोसेसर उसमें। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन किसको समझ नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, समझना कि क्या करना चाहिए। जिसने एक बार भी टेस्ट केसेस से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है उसको दिक्कत आ सकती है। तो समझना, सबसे पहले तो जब अपन कोई क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो जैसे अपन, ये सीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। सीपी का क्वेश्चन को जब अपन अप्रोच करते हैं तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको पढ़ना कंपलसरी है। जब तक अपन इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन को समझ नहीं आएगा। और इसमें कुछ फालतू की लाइन भी होती है, बट कुछ कुछ अपन ये सोचेंगे कि इसमें फालतू की लाइन है इसलिए अपन को पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी लाइन होती है, अगर वो अपन ने नहीं पढ़ी तो अपन से सवाल नहीं होगा। जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये वाली, अबे ये क्या हो रहा है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना, मतलब इस लाइन का कहने का क्या मतलब वो समझ लोगे तो आधा सवाल हो जाएगा। तो अब समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देयर आर n टास्क वेटिंग इन लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड, द एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द ith टास्क इज ai सेकंड। ये बोल रहा है कि ith टास्क का कहने का मतलब है कि 5th टास्क में जो टाइम लगेगा वो a5 सेकंड होगा। तो a5 की कोई वैल्यू होगी, इसलिए वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन कि ith टास्क को करने में a5 सेकंड लगेंगे, मतलब 5th टास्क को करने में a5 सेकंड लगेंगे। ऐसे कितने भी टास्क हो सकते हैं। तो chef has 2 processor to execute n tasks. Both processor work simultaneously. Each processor executes the assigned task one by one. ठीक है। Chef assigns the prefix of these tasks to the first processor and the remaining tasks to the second processor. For example, if there are 3 tasks, Chef can do one of the following. अब 3 tasks अपन को पहले अपन को इनपुट में क्या क्या दिया होगा। एक तो n की वैल्यू दी होगी, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टास्क, ये दिया अनुभव होगा। थोड़ा रिपीट करना एक बार, थोड़ा वो नेटवर्क चला गया था मेरा बीच में। हाँ सुन मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लाइन का कहने का मतलब है कि फर्स्ट लाइन तो बोल रही है कि n टास्क है, n टास्क को करने के लिए हर एक टास्क को करने के लिए टाइम दिया होगा। फर्स्ट टास्क को करने के लिए टाइम दिया होगा, सेकंड टास्क को करने के लिए टाइम दिया होगा, ऐसे करते करते nth टास्क को करने के लिए भी टाइम दिया होगा सवाल में। वो इनपुट फॉर्मेट में पता चलता है, बट मैं बता रहा हूँ दिया होगा, तभी तो अपन को सवाल अप्रोच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलता है कि 2 प्रोसेसर है शेफ के पास। पहला प्रोसेसर अगर n में से मान लो 5 टास्क कर रहा है तो दूसरे प्रोसेसर को कंपलसरी है कि n-5 टास्क करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ही प्रोसेसर है। तो क्या बोल रहा है ये, both the processor work simultaneously, each processor executes the assigned task one by one. Chef assign a prefix of these tasks to the first processor and the remaining task to the second processor. अगर कोई नंबर ऑफ टास्क पहले प्रोसेसर को मिल रहे हैं तो बाकी के बचे हुए टास्क सेकंड प्रोसेसर को मिलेंगे ही मिलेंगे, और दोनों प्रोसेसर साथ में काम स्टार्ट करना चालू करेंगे, मतलब साथ में टास्क को करने का काम चालू करेंगे एक ही टाइम पे। ये इसका मतलब है। शेफ बोथ दिस प्रोसेसर वर्क साइमल्टेनियसली, साथ में काम करते हैं, मतलब साथ में काम करना चालू करेंगे। t = 0 पे दोनों भाई साथ। प्रीफिक्स ऑफ दिस टास्क का क्या मतलब हुआ था, एक बार वापस ये समझा दे। टाइम पास है, ये सब बताने के लिए प्रीफिक्स टाइम पास है बस। अब इस लाइन का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई टास्क फर्स्ट प्रोसेसर को मिल रहे हैं तो बाकी बचे हुए टास्क सेकंड प्रोसेसर को मिलेंगे। इस लाइन का बस ये मतलब अच्छा है, ये ठीक है बहुत ठीक। जरूरी है। अब ये एग्जांपल दे रहा है, 3 टास्क, मान लो 3 टास्क मिल रहे हैं शेफ को, तो वो शेफ किस तरीकों से काम करवा सकता है। तो पहला ये हो सकता है कि पहले प्रोसेसर को टास्क मिले ही ना, सेकंड प्रोसेसर को तीनों टास्क मिल जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले प्रोसेसर को एक टास्क मिल जाए और बाकी बचे हुए दो टास्क सेकंड प्रोसेसर को मिल जाए। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले 2 टास्क पहले प्रोसेसर को मिल जाए। अब देखो, तुम सोच रहे होगा ये फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका सेम ही तो है, काम तो एक तरीके से ही हो रहा है। मतलब पहला टास्क
फर्स्ट प्रोसेसर को मिल रहा है और सेकंड और थर्ड टास्क सेकंड प्रोसेसर को मिल रहा है, बट ये सेम नहीं है। और इसमें फर्स्ट और सेकंड टास्क फर्स्ट प्रोसेसर को मिल रहा है और थर्ड टास्क सेकंड प्रोसेसर को मिल रहा है, ये सेम नहीं है। हाँ ये सेम ऐसे टाइमिंग नहीं अलग होगा दोनों का, मतलब हाँ टाइम अलग होगा ना। मिनिमम हाँ टाइम अलग टाइम हो अलग जाएगा। होगा, एकदम सही कहा, टाइम अलग होगा, इसलिए ये सेम नहीं है। और लास्ट तरीका ये हो सकता है, ये सेम है कि असाइन टास्क 1 2 3 प्रोसेसर टू द फर्स्ट प्रोसेसर, द सेकंड प्रोसेसर वुड एग्जीक्यूट नो टास्क। ये वाला टास्क, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका एकदम सेम, क्योंकि एक प्रोसेसर को तो टाइम लगेगा ही नहीं ना, तो उसको तो अपन नल कर ही देंगे तो बात एक ही हो जाएगी। तो टाइम जो भी मैक्सिमम टाइम होगा वो दोनों में सेम होगा, इस तरीके में और इस तरीके में। तो ये वाला तरीका और ये वाला तरीका सेम, बस यही तरीके ऐसे हैं जो सेम होंगे, बाकी शायद तक कोई तरीका सेम नहीं होगा। अब देखो इनपुट फॉर्मेट क्या है, अब बोल रहा है कि निकालना क्या है, फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ऑल द टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। मिनिमम टाइम इन विच ऑल द टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब ऑल द टास्क का मतलब है कि ये जितने भी तरीके हैं, इस तरीकों में जो भी मिनिमम टाइम ले रहा है तरीका, वो तरीकों का मिनिमम टाइम, उस तरीके का मिनिमम, उस पर्टिकुलर वे का मिनिमम टाइम प्रिंट करवाओ, ये बोल रहा है कि ये बताओ। अब इनपुट फॉर्मेट क्या क्या है कि अब ये फालतू फर्जीवाड़ा है। फर्स्ट लाइन विल कंटेन t number of test cases and the test cases follow the first line of each test case will contain a single integer n, the number of tasks waiting to be executed, और सेकंड लाइन में ये टाइम का इनपुट लेना है, n टास्क के टाइम का इनपुट लेना है। तो फर्स्ट लाइन में अपन को टेस्ट केसेस का इनपुट लेना है, सेकंड लाइन में अपन को n का इनपुट लेना है और थर्ड लाइन में अपन को नंबर ऑफ टास्क का इनपुट लेना है। अब देखो कोई सोच रहा होगा भैया अपन इसमें एरे बनाए या फिर n वेरिएबल्स बनाए, तो n तो वेरी कर सकता है, इसलिए अपन n वेरिएबल्स कभी नहीं बनाएंगे, हमेशा एरे बनाएंगे, क्योंकि अपन को पता नहीं होगा अपन को कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, इसलिए अपन एरे ही बनाएंगे हमेशा। तो एरे बनाएंगे इसके लिए, फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट इन अ सिंगल लाइन द मिनिमम टाइम इन विच ऑल द टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। यही सेम लाइन इसने लिख दी है वाली कि हर एक टेस्ट केस के लिए सिंगल लाइन में आउटपुट करो जो मिनिमम टाइम लग रहा है सारे टास्क को करने के लिए। अब कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है कि वैल्यू कहाँ तक वेरी कर सकती है, ठीक है। सब टास्क, ओरिजिनल कॉन्स्टेंट, ये सब छोड़ो। अब ये सैंपल इनपुट है, अगर अपन ये इनपुट डालेंगे अपने कोड में तो ये आउटपुट आना चाहिए, इसका मतलब ये, और ये एक्सप्लेनेशन। अब देखो एक्सप्लेनेशन, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं जो ये बता रहा हूँ तुम सोच रहे होगे मतलब इतना कुछ एक ही सवाल में, बट सच बताओ जब तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो तुम ये सब खुद ही सोच लोगे जो मैं बता रहा हूँ। मैं भी इतना डीपली समझा रहा हूँ और तुम सोच रहे हो इतना कुछ एक साथ सोचना पड़ेगा एक सवाल को करने के लिए। ये सच बताऊं तो ये सवाल सिर्फ जब सीपी को कोई मास्टर कर लेगा तो उसके लिए सवाल सिर्फ 10 मिनट का है, सिर्फ 10 मिनट का। कुछ लोग तो 2-2 मिनट में कर लेते हैं सवालों को, डायरेक्टली वो सवाल पढ़ते हैं और डायरेक्टली कोड लिख देते हैं और वो उनका पास भी हो जाता है। तो उसके लिए एकदम परफेक्शनिस्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उतना टाइम अभी अपन एक झटके में नहीं पहुंच पाएंगे। बट हाँ, अपन इस टाइम के लिए इतने तो कैपेबल है कि अपन इसको 20 मिनट में कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट में। तो अब कैसे करना है वो देखो। मैं कोड कंपाइल करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ कि कंपाइलर खोल लेता हूँ। सी में कंपाइल करना है ना, ठीक है। जूम कर देता हूँ। कोई है ऐसा अभी जो सवाल कर रहा है, मतलब अभी ट्राई कर रहा है वो? हाँ मैं ठीक। अब देखो सबसे पहले अपन को क्या इनपुट लेना है। अभी अपन ने सवाल का मतलब नहीं समझा है, अभी मैं सिर्फ ऊपर से उसका वो फॉर्मेट बता रहा हूँ इनपुट वगैरह लेने का। सबसे पहले अपन को क्या इनपुट लेना है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए अपन कोई वेरिएबल टी बना लेंगे और उसका इनपुट लेने के लिए अपन स्कैनर फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉमा $t कॉल कर दिया। अब टेस्ट केसेस, हर एक टेस्ट केस के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन हर एक टेस्ट केस चेक हो, इसलिए अपन उसका एक लूप चलाते हैं और उस लूप में मान लो कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट केस है तो उसमें सारे टेस्ट केसेस में चल जाएंगे, क्योंकि वो इतनी बारी वो लूप चलेगा जितने टेस्ट केस होंगे। ये कंडीशन का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल T5 है तो ये लूप 5 बार ही चलेगा। पहली बार T की वैल्यू 5 होगी, दूसरी बार 4 3 2 1 तक चलेगा और जैसे 0 होगी तो वो लूप एंड हो जाएगा। अब टेस्ट केसेस के बाद इनपुट चाहिए अपन को नंबर ऑफ टास्क का। तो नंबर ऑफ टास्क का इनपुट
नंबर ऑफ टास्क इसलिए अपन n ही वेरिएबल मानते हैं ताकि समझ पाए। n वेरिएबल मानते हैं और अपन को वो भी इनपुट लेना है अरे का। तो अरे का an, समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो an क्यों लिख रहा हूँ मैं बता देता हूँ। ये ऐसा ये इसलिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले अपन scanf %d कॉमा %d, ये सही है। एन अरे एंड एन एंड एंड n, ठीक है। अब फॉर लूप चलाएंगे। पहले बोल रहे थे कि लॉन्ग लेना पड़ेगा इंट में, अरे तो यार क्या वो था? तो बात की बात है पहले सवाल का लॉजिक समझो, वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इनपुट की बात है। ये अपन ए इंटीजर ए एन साथ में कर सकते हैं क्या? क्या? अरे वाला स्कैनफ के बाद आएगा ना वो एरे वाला तो। एक सेकंड बताता हूँ मैं एक बार इसका एंड इनपुट। ऑफ होगा ना, वो तो परसेंट लिख दिया। हाँ अब बोलो, इसमें किसी को डाउट है? हाँ डाउट तो है कि वो जो तूने एरे अरे वाला डिक्लेयर किया लिखा है वो स्कैनफ एन के बाद होना चाहिए ना। हाँ सॉरी ये सही, ये इसके बाद होना चाहिए, एकदम सही कहा। क्योंकि अगर अपन पहले डिक्लेयर करेंगे तो अपन एन इनपुट ही नहीं लिया तो पता कैसे चलेगा कि कितने का साइज है उस अरे का, समझ रहे हो? इसलिए बाद में डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि कभी भी अपन इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते एरे को ये वेरिएबल लिख के। बट क्योंकि एक बार वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके बाद ये वेरिएबल की वैल्यू ही काउंट होगी इधर, ना कि ये वेरिएबल काउंट होगा। यहाँ पे अगर अपन an लिख रहे हैं तो अगर n की वैल्यू पहले से अपन ने सेट करके रख दी है तो उसके बाद अगर अपन an के अंदर उसको डिक्लेयर करके ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब वो उसकी वैल्यू ही है। तो एक तरीके से जितने की अपन n इनपुट लेगा उतने का ही एरे बनेगा। तो इसलिए अपन ऐसे उसके बाद में करके कर सकते हैं, अगर इसके पहले करते तो कभी भी नहीं कर सकते। अरे वो सर ऐसे भी मना किए थे ना? नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते, सॉरी ऐसे कर सकते। नहीं लेकिन मना किए थे सर यार अपने को। नहीं जब अपन ये कंसेप्ट समझ ये ऐसा क्यों कर सकते हैं, मैं ये पहले मैं भी समझता था ये गलत है, बट जब मैंने इसको ध्यान से समझा तब मेरे को समझ आया कि एकदम सही है। क्योंकि है ना जब अपन n की वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं ना उसके बाद में अपन अगर ऐसे डिक्लेयर करेंगे ना तो वो इस ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू ही काउंट होगी, ना कि एक वेरिएबल। क्योंकि अपन उसकी वैल्यू फिक्स कर चुके हैं और उसकी वैल्यू इधर एक तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। समझ गए? सकते नहीं, ये चीज जनरल है। हाँ? सर ने ये बोल दिया था कि ये सर ने ऐसा बोल दिया था ये चीज कंपाइलर डिपेंडेंट है, और मैंने उसके ऐसा बाद कुछ नहीं है, जितनी ऐसा बार कुछ की नहीं, क्वेश्चन कंपाइलर किए डिपेंडेंट नहीं। ये लॉजिक समझ रहे हो, ऐसा क्यों कर सकते हैं? हाँ हाँ अबे हाँ वो मैंने तो कहा समझ में आ गया। 20 से 30 क्वेश्चन कर लिए होंगे अनुभव अरे के, सब में मैंने ऐसे ही किया है, कभी कोई एरर नहीं आया। हाँ मैंने भी। हाँ पहले मैं भी समझता था सर बट पता मैंने नहीं इसका क्या लॉजिक बोलते समझा थे। है, फिर ये मेरे को समझ आ गया कि हाँ कर सकते हैं। सर ने बोला था कि लाइक वो होता है ना कि तुम्हें डिफाइन करना पड़ता है एरे का साइज स्टार्टिंग में। हाँ सर ने इस चीज के लिए मना किया, पर मेरे को भी लग रहा था सर गलत बोल रहे हैं। ठीक है। अब बट वो क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें ऐसा काम करता है चीज। आप सब सुन लो, अब एक्सप्लेनेशन आता है। अब यार मैं तुम्हें सोच रहा हूँ किस तरीके एक्सप्लेन करूँ। एक लास्ट चीज अनुभव, हाँ अपने को उसमें ऐसा बोला है कि अपने को जो टाइम ले रहे हैं ना अरे के अंदर इनपुट, हाँ वो स्पेस से सेपरेट होना चाहिए। अपन ऐसे करेंगे तो वो तो एंटर से सेपरेट होगा। नहीं वो स्कैनफ को अपन स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 5 है। अब कस्टम इनपुट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 5 है, ठीक है, और n की वैल्यू 3 है, ठीक है, और टाइम लग रहा है तीनों टास्क के लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो ये स्कैनफ में तीनों अलग अलग इनपुट काउंट होंगे 1 2, क्योंकि उसको स्पेस से सेपरेट हो रहा हूँ। अच्छा मतलब वो लूप तीन एक साथ ही रन हो गया। स्कैनफ मैंने लिखवाया था नोट्स के अंदर, स्कैनफ के अंदर 3 डिलिमीटर होते हैं, स्पेस एंटर और एंटर, स्पेस एंटर और क्या क्या होता है, स्पेस न्यू लाइन और एक और न्यू लाइन टैब टैब टैब। तो टैब और स्पेस बात की है, तो डिलिमीटर है उसका। जैसे ही स्पेस आ जाएगी स्कैनफ फंक्शन एंड हो जाएगा। समझ गया ये ऐसा क्यों कर सकते हैं? 1 के बाद अपने स्पेस दिया तो स्कैनफ एंड और फॉर लूप दूसरी बार चालू हो चुका है। हाँ ओके ठीक है। अब यार तुमको समझाना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरे पास नोटबुक नहीं है, मैं नोटबुक में समझा सकता था इसको, और क्योंकि गोले वगैरह बनाने पड़ेंगे, समझ नहीं आया। सोचता हूँ मैं, 1 मिनट रुको कैसे समझाऊं। चलो मैं सवाल खोलता हूँ पहले एक बार।
अब तुम खुद सोचो, तुम्हें है ना इसका कोड लिखना है। अभी तो सिर्फ इनपुट का कोड लिखा है, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। अब तुम्हें इसका, ताकि तुम्हारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट और करेक्ट आउटपुट है, उसका कोड लिखना है, तो तुम इसको लॉजिक पे जाओ। अब क्योंकि अब लॉजिक वाली बात है, अब सिर्फ लॉजिक ही लिखना है उस कोड का, तो अब कैसे लिखोगे? सवाल क्या पूछना चाहता है, कैसे लिखोगे? मतलब मिनिमम टाइम होगा तो मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स लो जिनका सम बाकी एलिमेंट्स के बराबर है, वो एक में बाकी दूसरे में। कुछ एलिमेंट्स लो। अरे मतलब जैसे 1 + 2 = 3 हाँ ऐसे है ना। तो अगर फर्स्ट 1 और 2 टास्क है, उनको 1 और 2 सेकंड लग रहा है, हाँ तो वो फर्स्ट वाले में गया, इसको 3 सेकंड लगा, दूसरे को भी 3 सेकंड लगा, टोटल में 3 सेकंड ही लगा। हाँ हाँ तो सबसे लोएस्ट हो गया ना। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये एक तो तरीके minimum- का इनपुट है, वो तो बराबर वाला है, वो एक तरीके का इनपुट है, वो लोएस्ट नहीं हुआ। बताता हूँ मैंने हाँ यार, मैंने सोचा था मैं कि अपन सोच रहा हूँ मैं किस तरीके से समझाऊं, क्योंकि मैं ऐसे समझा नहीं सकता लैपटॉप पे, मेरे पास स्टाइलस नहीं है, और ये सवाल को लिख के समझा जा सकता है। पेंट पे ही समझा दे यार। अरे मोबाइल ला, मुझे उसका कैमरा पेंट ऑन पे कर समझा और देना उसमें अनुभव। पढ़ा दे। पेंट पे समझाऊं? अब जितना अरे नहीं, लिखा है ना उतना पहले कॉपी पेस्ट कर ले। नहीं बस डायरेक्ट उसका लॉजिक समझा दे, मैं तो बस बोलता हूँ। लॉजिक समझाना है, उसके बाद कोड लिखना अरे तुम्हारी। मोबाइल अरे का अपने मैथ वाले जैसे करते हैं ना, वैसे कर ले, लिख ले, उसके बाद अरे बता। लिखेगा कैसे, स्टाइलस नहीं है कॉपी उसके पेन पास। पे कॉपी पेन पे लिख ले, और उसके बाद फिर यहाँ ले और फिर अच्छा समझा दे उसको, अच्छा अच्छा। क्या जैसे बोल रहा मैथ है? वाले टीचर करते हैं। अच्छा नोट बना ले और फिर उसको यहाँ डाल दे, और फिर ऐसे समझा दे, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये स्टेप में ये हुआ, ये स्टेप में हाँ। ठीक मेरे पास एक आइडिया है। तो मैं मीट ज्वाइन करता हूँ मोबाइल से, फिर कैमरा खोल के नोटबुक में लिख। हाँ वही तो। ये भी कर सकते। जब तक तुम सोचो थोड़ा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। पेन लाना पड़ेगा। में कितना स्टूडेंट आज क्लास कर रहे हैं? अब तो खत्म हो गया। मैथ का खत्म हो गया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ एक सेकंड ना। तो देखो क्या नंबर आ, समझ दिखाई पड़ रहा है? दे रहा है? हाँ अब देखो कि मान लो n की वैल्यू है 4। भाई फोकस कर जा भाई, ऐसे 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 लूं? ठीक है, तो n की वैल्यू 4 है। अब है ना, लिख ले पूरा, हाँ ठीक है जब ठीक है, मोबाइल छोड़ दे तो लिख ले पूरा। 5 6 7 8, ठीक है 5 6 7 8। हाँ अब देखो, अब मान लो n की वैल्यू 4 है, और फर्स्ट टास्क को करने के लिए टाइम 5 है, सेकंड टास्क को करने के लिए 6 और फिर 7 8 सेकंड, ठीक है। तो क्या तरीके हो सकते हैं वो समझना। तरीके क्या क्या हो सकते हैं? पहला तरीका ये हो सकता है कि है ना, पहला प्रोसेसर चारों काम करे, तो उसमें टाइम लगेगा, फर्स्ट तरीका, तो उसमें टाइम लगेगा 5 + 6 + 7 + 8, ये और ये 0, ये दो प्रोसेसर है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और ये 0, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहला टास्क ये वाला करे, और ये 6 + 7 + 8 ये करे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि 5 + 6 ये करे, और ये कर दे 7 + 8। चौथा तरीका क्या हो सकता है, 5 + 6 + 7 ये करे, और चौथा ये कर दे। और लास्ट तरीका तो सेम ही होगा,
क्योंकि लास्ट तरीके में क्या होगा, ये हो जाएंगे 5, एक सेकंड में मुझे गलत लगी। जीरो हो जाएगा, बाकी जीरो और वो बाकी का टास्क कंप्लीट करेगा। हाँ 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 हाँ, इतने 4 ही होंगे, यूनिक वाले 4 ही होंगे। हाँ, यूनिक 4 ही होगा। ये हो सकता है कि ये 0 हो जाए और ये 5 + 6 + 7 सेम हो जाएगा ना। हाँ, ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि इधर टाइम, अब तुम देखो इस तरीके से टाइम, इस तरीके से अगर ये तरीका है, एक तरीका फर्स्ट वाला जो है, इस तरीके से काम हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा? 5 + 6 + 7 + 8 दैट इज 11 + 7 18 + 8 26। ठीक है, तो 26 सेकेंड लगेंगे। तुम कोई सोच रहा होगा कि इसका मिनिमम लेंगे इन दोनों का तो 0 लगेंगे। भाई 0 थोड़ी लग सकता है। टाइम तो जो दोनों में मैक्सिमम काउंट हो रहा है वो उतना एटलीस्ट टाइम लगेगा, उतना एटलीस्ट टाइम लगेगा। तो मान लो इधर 5 सेकंड लग रहा है और इसमें लग रहा है 6 + 7 + 8 13 + 8 21। तो इधर कितना टाइम लगेगा? 21 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। जो दोनों का मैक्सिमम होगा वो लगेगा। क्यों लगेगा वो समझो, क्योंकि एटलीस्ट 21 सेकंड तो लगेंगे ही ना पूरा काम कंप्लीट होने के लिए, सारे टास्क कंप्लीट होने के लिए। 5 सेकंड में तो सिर्फ कोई ये वाला टास्क कंप्लीट होगा, बाकी टास्क तो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, फिर इधर 11 सेकंड, इधर 15 सेकंड। ठीक है, और इधर 5 + 6 + 7 ये 21 नहीं, ये तो हो गया 18 और इधर 8। तो 18 15 21 और 26, तो मिनिमम टाइम क्या है? 15। ठीक है, और इस तरीके का सैंपल इनपुट होगा तो 15 आउटपुट होगा। तो अब इसको कोड करना है, ये लिखना नोटबुक में लाइक इट्स कंपलसरी। अगर ये नहीं लिखोगे तो कभी भी सवाल नहीं होगा, कभी भी सीपी का क्वेश्चन नहीं होगा। ये लॉजिक है, ये मतलब ये जब तक ये लॉजिक नहीं लिखोगे ना तब तक तुम कोड ही नहीं कर पाओगे। भूल जाओगे तुम है ना, सिर्फ ना कंप्यूटर खोल के बैठे हो और तुम कोड कर लोगे ऐसे सवालों का एक झटके में, क्योंकि बिगिनर हो तुम अभी। तो बिगिनर को ऐसे कोड लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं भी खुद बिगिनर हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी बहुत सवाल कर चुका हूँ, बट फिर भी मेरे को अभी भी ऐसा लिखना पड़ता है नोटबुक में। इसलिए नोटबुक में लिख के ही तुम सवाल कर सकते हो। तो अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, वो समझो अब तुम। इसमें बोल। इसमें अपने को ये जरूरी है कि मतलब स्टार्टिंग से पैर बनाने, मतलब 5 7 और 6 8 है ना? क्या बीच में से कोई भी टास्क नहीं उठा सकते? नहीं, बीच में कोई टास्क नहीं उठा सकता। 6 उठा लिया और 5 उठा लिया और 7 और अरे अनिश म्यूट करना। हाँ, 6 उठा लिया और 5 उठा लिया, मतलब पहला टास्क पहले प्रोसेसर को दे दिया। ऑर्डर में होंगे? नहीं 1 2 3 4 ऑर्डर नहीं भाई कॉपी बहुत धुंधली दिख रही है यार। क्या बात कर रहा है? तेरा नेट इशू है। हमारा सही दिख रहा है तो ठीक है। नेट इशू है, में वो धुंधली दिख रही है। नेट इशू। हाँ, तो मैं बोल आयुष वाला डाउट ये है कि 5 + 7 12 6 + 6 14, तो वो मिनिमम 14 होना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं कर सकते। नहीं ऑर्डर में इसका एक मैं बताता हूँ। ये शायद तक प्रीफिक्स का मतलब ही वही है, शायद तक, मैं श्योर नहीं हूँ, उसका मतलब ही वही है। ऑर्डर में ही लेने पड़ेंगे टास्क। ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हो। फॉर एग्जांपल मैं सैंपल इनपुट देखो तो मेरी स्क्रीन पे जो मैं अब इसका नोटबुक का काम खत्म हो गया तो मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ, और दादी एक सेकंड में अपना वो तो इधर देखो तुम सैंपल इनपुट, ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं है, अरे लीव कर दो। अरे नहीं वो असेंडिंग में नहीं कह रहे। अरे मैं समझ गया, बीच में टास्क नहीं उठा सकते, बीच में टास्क नहीं उठा सकते। हाँ, सेकंड टास्क उठा वही लिया डाउट था और 4 और 3 फिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हाँ समझ। और ऐसा कर भी रहे हो ना तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा शायद, और एक ज्यादा। मिनट सोचने दो मुझे। ऐसा कर नहीं, रहे हो, इजी हो जाए। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। बताऊं क्यों? मैं बताऊं ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बताता हूं। देखो, क्योंकि शेफ क्या इधर क्या बोल रहा है कि जब इसने इधर ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया है तो इधर इसने खुद ने बोला है कि इस तरीके से टास्क लेने कि पहला दूसरा फिर तीसरा, ऐसा इसने बोला है कि दूसरा ले लो और बस 1 और 3 उसको असाइन कर दो। ऐसा कहीं नहीं बोला इसने, देख ले भले। नहीं बोला। हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एक ही ऑर्डर में देना है। ठीक है, अब इसका कोड लिखते हैं। अनुभव ने इनपुट कैसे लिया इनने? क्या इन्हें इनपुट कैसे लिया मेरे को समझा ही नहीं। मतलब जो दिखा ना पीछे अपना ये हाँ ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, ये n की वैल्यू है फर्स्ट टेस्ट केस के लिए,
और ये वो है टाइम है तीनों टास्क का। टाइम ओके हाँ समझ गया मेरे को। अबे फिर तो लाइक बस तू सम निकाल ले, अब एक फॉर लूप चला के एन तक का, फिर एक इफ वाली लिख दे। नहीं नहीं इतना आसान है नहीं जितना आसान लग रहा है। चलो अब समझते अरे मैं सम हाँ बोलो बोलो ठीक है तू बता रहा है, बताऊँ मैं तो सोचा हूँ। बेसिक दिमाग में घुस रहा है क्या करना है इसके। बोलो बोलो मतलब एक सम वाली अरे बना देंगे, उसमें कॉम्बिनेशन लेंगे कि पहले ये वाले 3 लिए और ये वाला जब एक ऑर्डर में हो रहा है ना, तो एक फॉर लूप चला, एक जो उसका m तक n के बीच में एक m वैल्यू होगा वहां तक, हाँ उसका एक सम ले, हाँ फिर दूसरे का एक सम ले, फिर इफ से चेक कर कि ये सम जिसका ज्यादा बड़ा छोटा है। अच्छा ऐसे ही तो किया मैंने। अच्छा सक्षम अच्छा सक्षम हाँ सक्षम बोल रहे ऐसे किया, बट ऐसा होगा नहीं, मैं बता देता हूँ देखो सुन लो। नहीं नहीं, मैंने कंडीशन चेक करी है, सैंपल इनपुट और जो आउटपुट आ तेरा रहा है आउटपुट सही आ रहा है उसके क्या हिसाब से मेरे। सक्षम? हाँ मेरा सही आ रहा है, सही आ रहा है, पास हो गया तेरा? मेरा भी आउटपुट सही आ रहा है, पर सबमिट करने सही आ पर रहा है, पास हो गया मेरा। दो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं आपके मेरे में। ठीक ठीक अब मेरा तरीका देख लो, क्योंकि मेरा तरीका मैंने अरे हाँ किया। हाँ अब देखो मैं किस तरीके से करूँगा। तो पहली बात तो इधर इनपुट में मैं इधर वो लगा देता हूँ और इधर मैं सम निकालता हूँ। सम को इनिशियलाइज करता हूँ 0। मैं पूरे का सम इसलिए निकाल रहा हूँ, अभी समझ आएगा तुम्हें क्यों निकाल रहा हूँ। सम इज इक्वल टू सम प्लस अबे वहाँ ए आई सम प्लस ही किया ना, हाँ और इधर एंड कर देता है। तो मैं इसी लूप के अंदर इनपुट भी ले रहा हूँ, साथ साथ सम भी आ जाएगा। ये क्यों आ जाएगा आप समझ जाओगे, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है कि इनपुट भी ले रहा हूँ, इनपुट वाले लूप में सम निकाल रहा हूँ। नहीं 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 भाई समझ में आ गया। ठीक है अब वहाँ की ठीक है सम निकाल दिया। अब देखो कि अपन को क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो पहले तो अपन को है ना हर एक तरीका जो मैंने जब अपना n की वैल्यू 4 थी, तो जब n की वैल्यू 4 थी उधर कितने तरीके बन रहे थे, 4 तरीके बन रहे थे। तो कितने भी तरीके बने, बट हर एक तरीके के लिए मेरे को जो दो फर्स्ट प्रोसेसर और सेकंड प्रोसेसर जितना भी टाइम लेंगे उसका जो मैक्सिमम होगा पहले तो वो चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पहला प्रोसेसर जितना टाइम ले रहा है और सेकंड प्रोसेसर जितना टाइम ले रहा है उन दोनों में जो मैक्सिमम टाइम लगेगा, उन दोनों फर्स्ट प्रोसेसर जो जिस तरीके से टाइम कर रहा है, जिस तरीके से टास्क करने में टाइम लगा रहा है, और सेकंड प्रोसेसर जिस तरीके से करने में टास्क को करने में टाइम लगा रहा है, उन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो चाहिए। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप एक और चलाते हैं, कंट्रोल V if और मैं एक और अरे बना रहा हूँ, अरे इसी के अंदर बनाता हूँ b ऑफ n if sum minus a of I is greater than किससे, a of I नहीं is greater than, रुक जाओ, a of I में इनपुट है, sum minus a of I किससे बड़ा होना चाहिए, दूसरे एरे के सम से ना। नहीं रुक जाओ सोचने दो, sum minus ए एन माइनस आई, क्या, ए एन माइनस आई। नहीं मैं कुछ मेरे को एक मिनट मिस कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ क्या मिस कर रहा हूँ। मेरे को किससे कंपेयर करना है, सम माइनस ए ऑफ आई एकदम सही है, और वो टास्क का सम क्या आएगा। अच्छा मैंने एक और चीज मैंने मिस कर दी, एक वेरिएबल मेरे को इसी सम को मेरे को किस में स्टोर कराना चाहिए था, ए ऑफ आई के अंदर स्टोर कराना चाहिए था, नहीं बी ऑफ आई के अंदर।
इसी सम को v ऑफ i के अंदर। एकदम सही, अब सही, ये गलती कर रहा था। और ये सम माइनस a ऑफ i नहीं, सम माइनस b ऑफ i अगर b ऑफ i से बड़ा है तो उसको स्टोर करा दो किसके अंदर, तो उसी वैल्यू को सम माइनस b ऑफ i को b ऑफ i के अंदर स्टोर करा दो, b ऑफ i के अंदर स्टोर करा दो सम माइनस b ऑफ i को। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम निकालना है, तो एक काम करता है कि मैक्स मिनिमम निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है ना, तो mn मिनिमम मान लेते हैं और मिनिमम के अंदर b ऑफ 0 स्टोर कर देते हैं और अब वो लूप चला देते हैं, फॉर लूप मिनिमम का, कंट्रोल v। मिनिमम का फॉर लूप चलाने के लिए इसको 1 से चला सकता हूँ, 0 किसी से भी चला सकता हूँ, क्योंकि 1 से चलाऊंगा तो कंडीशन फॉल्स ही होगी, आई मीन 0 से चलाऊंगा तो इफ b ऑफ i is less than minimum तो ही b ऑफ i को मिनिमम में स्टोर कराओ, तो ही b ऑफ i को मिनिमम में स्टोर कराओ। और लास्ट में जाके printf %d कॉमा मिनिमम \n। हे भगवान, ये कोड मेरे से मैच करता है क्या इससे? यप, एकदम मैच करता है। यस, सही है मेरा लॉजिक। काउट क्या आई थी लास्ट में? क्या उस वाले में मुझे काउट टैलेंट। हाँ, वो सी आउट वो तरीका है उसको, मतलब C++ का तरीका प्रिंट कराने। ओके, बाकी तो कोड लॉजिक एकदम एज इट इज है। बस मैं एक्सप्लेन करने एक बार फिर। ये लास्ट में क्या किया है अनुभव? काउंट ये मैं देख लेता हूँ, एकदम एज इट इज कोड है मेरा, ये मैंने पहले अभी तो वही पूछा, वो सुनता नहीं क्या? सब मैंने भाई बीच बीच में बात चली जाती है, सिग्नल प्रॉब्लम है। क्या बात करूं, मेरी आवाज जा रही है बीच बीच में? मेरी तरफ से नहीं मेरी नहीं नहीं, तेरी तरफ से क्लियर। मैं मेरी एग्जैक्ट तरफ एकदम से सही बोल रहा था, मैं थोड़ा धीमे बोल रहा था, मेरे को पता है क्योंकि मैं खुद समझ रहा था उस टाइम के लिए, इसलिए मैं धीमे बोल रहा था। अब भले मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। पहले तो मैं कोड को चेक कर लेता हूँ एकदम सही है कि नहीं। एक काम करता हूँ, इसको मैं रन करा के देखता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, इसी में कंट्रोल A अबे चेंज नहीं होगा कि? मैं सवाल पे जाना पड़ेगा मेरे को। अबे भाई मेरे सबमिट करा हुआ है, ठीक है चेंज नहीं होगा। चलो हाँ, तो तुम एक काम करो, मैं कोड को पेस्ट कर रहा हूँ और इसको तुम चेक करके देखो अपने कंपाइलर में। कंट्रोल V, इसको लॉन्ग इंट डिक्लेयर कर देना, इंट को जहाँ पे मैंने इंट डिक्लेयर किया वहाँ लॉन्ग इंट डिक्लेयर कर देना, बाकी सब उससे क्या फर्क पड़ेगा इंट और लॉन्ग इंट से? वो बता देता हूँ। सिर्फ एक आउटपुट, सिर्फ एक पर्टिकुलर सैंपल इनपुट के लिए वो चलेगा नहीं, मतलब वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, इतनी बड़ी वैल्यू जाएगी इसलिए। अच्छा, ये पेस्ट करा के देखो। कौन कर रहा है? मैं कर देता हूँ। चल ठीक है। ये सवाल समझ के जाना, वरना लीव मत करना है, अच्छा सवाल है, समझा दूंगा अभी। हो गया? रुक जा एक्सप्रेस कंट्रोल V। हाँ, इंट को लॉन्ग करना है ना? हाँ, वो लॉन्ग कर दे, लॉन्ग इंट लिख दे उसको। फिर %d को %ld लिखते हैं ना शायद उसमें? नहीं, ऐसा कुछ, वो लॉन्ग डबल। एक टेस्ट केस रन करके देखते हैं पहले। क्या? एक ही टेस्ट केस रन करना है ना? नहीं, उसमें देख कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं क्या? हाँ भाई, उसमें क्या है, कोडशिप की साइट पे रन करना है क्या? नहीं, पहले कोड को पेस्ट कर दे उसी सबमिट में जाके और सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर दे।
मैंने कोड ब्लॉक्स में चेक किया है और खुद के हाँ उस पे चेक, मैं भी उसमें VS कोड में नहीं चेक कोड ब्लॉक करेगा। नहीं, अरे कोड शेफ पे चेक करना है। अरे यार अच्छा मेन जाना पड़ेगा फिर। कोड शेफ पे सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके चेक करो। कर रहा हूँ किसी का रन खुला कर हुआ रहा है। अकाउंट है तो कर दो अभी। सबमिट करने से दिखाएगा ना कि टेस्ट केस सबमिट पास करने से पता करेगा। चलेगा कि कोड एकदम सही है कि नहीं। कर रहा हूँ। ट्राई तो पहले ही कर सकते हैं ना, एस्केप पहले ट्राई नहीं कर सकते क्या सबमिट करने से पहले? क्या बोल रहा है? हाँ कर सकते हैं एस्केप सैंपल, हाँ कर सकते हैं। मेरा हो गया, ये बता रहा है एरर बता टाइम रहा है। लिमिट एक्सीडेड, टाइम 5 सेकंड, क्या क्या है, आउटपुट माइनस। अरे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है रे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो मेरे गई। को स्क्रीन शेयर कर, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। स्क्रीन शेयर करना कोई कर रहा है जो। अभिजीत कर रहा मैंने है ना? हाँ कर तो। एक मेरे को बस श्योर होना है, बाकी मेरे को पता है लॉजिक सही है। देख कर दिया। कोई भी करो। अच्छा मैंने क्या उसको लॉन्ग नहीं लिया ना? जूम करना भाई जूम भुवन। जूम जूम भाई वो सुन अनुभव, हाँ तेरा वाला कोड मैंने लॉन्ग मतलब बिना लॉन्ग के किया, ठीक है ना, तो उसमें हाँ आउटपुट सही आ रहा है लेकिन एक टेस्ट केस फेल हो जा रहा है हाँ अगर इसीलिए लॉन्ग कर सबमिट कर रहा है। इसीलिए लॉन्ग और जब लॉन्ग इंट ले रहा हूँ तब उसमें आउटपुट ही नहीं आ रहा, हाँ, आउटपुट long में int ले एरर लूं। बता रहा है। अच्छा मेरे वाले में नहीं, ये तो मेरे को पता है, जब इंट करके करूंगा तो एक टेस्ट केस पास नहीं होगा। जूम करना यार, हाँ अरे वही, लेकिन कंट्रोल सी दबा के जूम करना बे। क्या नाम है? हाँ अब 2 मिनट रुक जा। उसको एक काम करके उसको वो कर, लॉन्ग इंट कर। हाँ यहाँ ऊपर नहीं ऊपर हाँ, आई इधर भी में लॉन्ग इंट, इधर आई भी यहाँ इधर यही चाहिए लॉन्ग। ठीक है यही तो होगा भाई। सम को भी लॉन्ग इंट कर दे, दोनों को। केवल सम को कि इस पूरे को कर ही देता अरे हूँ। पूरे को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? आप सबमिट कर। वो फॉर्मेट 65 भी बदलना पड़ेगा भाई। भाई C++ में तो बदलना नहीं पड़ता, अब इधर बदलना पड़ता है मेरे को आईडी। बदलता है भाई, मैंने तो बदलना पड़ेगा LD लिखना पड़ेगा। अरे क्या LD नहीं LS, LD तो डबल का है। ओके कर ओके। भाई भुवन सबमिट बटन पर क्लिक कर। भाई क्या कर रहे? गुस्सा दिला रहा है भाई। इनपुट कॉपी पेस्ट कर पहले। अगर सबमिट कर दूंगा तो चला जाएगा ना? हाँ तो हाँ चल जाएगा, तू सबमिट करना डायरेक्ट। अरे तो सबमिट मतलब इसलिए तो रन करवा रहे हैं। रन क्यों कर अरे रहा है? सबमिट कर दिया, देख ले भाई, सबमिट कर दिया। रुक जा अब बस चलेगा। हाँ ऊपर स्क्रॉल कर। अबे ऊपर स्क्रॉल नहीं आ रहा ऊपर बस क्या बोल रहा है? हाँ यही आ रहा है भाई, पता है, Run time मतलब मैं भी error किया आ था तेरे वाला कोड तो यार। मेरे में भी यही आ रहा है। अच्छा साला सी लैंग्वेज का वो जोल माल है वो। उधर नीचे कर 0% आया है भाई। नीचे कर मैं समझ गया नीचे कर। वो जो मैंने एन करके डिक्लेयर किया ना, उसकी जगह वो 1 लाख कर दे। एन करके मैंने जो अरे डिक्लेयर किया ना, उसकी जगह एन की जगह 1 लाख लिख दे। कहाँ एक सेकंड लॉन्ग ये एन की जगह पे हाँ एरे के स्टेज में 6 हाँ 1 लाख एन की जगह। ए और बी दोनों में ना? दोनों में उसके बाजू वाले में भी 1 लाख। आप सबमिट कर। अब आ रहा है। सबमिट करना बे। कर दिया यार। रुक जा, मैं इतना धीमे करता, कसम से बहुत गुस्सा आता है भाई। रुक जा भाई। बड़ा करो ना यार। माँ की चूते। एक नहीं हो रहा। क्या है भाई ये? क्यों हो रहा हाँ पे वही दिक्कत आ रहा है, पता है मतलब। रुक जा 2 मिनट भाई, मैं अपना C++ का कोड चेक कर लेता हूँ। मेरा एज इट इज पास हुआ था, देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। लॉन्ग इंट है, ये भी लॉन्ग इंट है, तो 1 लाख ही है ना? ठीक है 1 लाख है। एक बार भुवन उसको LS करके देखना फॉर्मेट स्पेसिफायर को। किसको? नहीं फिर तो बाकी वाले भी पास नहीं होते ना। नहीं LS फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो डबल के लिए होता है LS। LSS
अरे नहीं उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो बाकी वाले टेस्ट केस भी पास नहीं होते ना। नहीं वो अगर क्या वो पता वो मतलब इंट है तो डी ही ना रहेगा यार, एलडी होगा ज्यादा से ज्यादा। अरे एलडी नहीं होता है भाई, एलडी लॉन्ग LD डबल नहीं के लिए होता है। हाँ लॉन्ग डबल होता है, एलएस होता है लॉन्ग इंटीजर के लिए। लाइन नंबर 11 कर दूं? हाँ, कर तो सही, अपने को क्या भी कुछ ना कुछ तो करें। पहले एक बैक कर एक बार ऐसे था लॉन्ग एलएस होता है। भाई एकदम सही कोड है मेरा, सी प्लस प्लस का LS try कर एग्जैक्ट ले। कोड है भाई। तूने C++ से बनाया था क्या? क्या करूं आयुष? एग्जैक्ट कोड है भाई, फिर भी भाई क्या है। मैं चेक कर रहा हूँ, रुक मेरे मैंने अरे LS नहीं तो ये लॉन्ग C इंट है ना? का अबे नहीं परसेंटेज डी ही होता है, फर्क नहीं पड़ता। सही है, रहने दे। रुक जाओ भाई, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही? सब लोग कंपेयर करना ठीक है मेरे स्क्रीन पर कोड को। हटा दूं मैं? हाँ एक बार के हटा। भाई हमको C++ नहीं आता। अरे नहीं आता, बट तुम्हें सिर्फ लॉजिक वो सब कंपेयर नहीं करना। स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। अबे दोनों में जूम होता है भाई एक ही क्वेश्चन में 2 घंटे चले गए आज। हाँ अच्छा सवाल है ये सब। एक बार देख लो बस, ये देखो कि ये कोड है अपना किसका है, ये कोड सी लैंग्वेज का, ये सी प्लस प्लस का। कंपेयर करो तो कि क्या दिक्कत हो रही है। इधर लॉन्ग कर देता हूँ मैं। ये इनपुट के लिए ये सब इनपुट वाले भले छोड़ दो, बाकी सिर्फ लॉजिक देख लो एक बार। क्या दिक्कत है भाई, एग्जैक्ट है एकदम। ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पे, उससे फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। वो तीसरे केस में क्या दिक्कत आ रही है वैसे? रन टाइम एरर है या कौन सा एरर आ रहा है? नहीं वो रॉन्ग आंसर आ रहा है, रॉन्ग आंसर। अरे हाँ ये इफ के पैरेंथेसिस कहाँ पे है रे? ये वाले नहीं इसके बाद वाले होते हैं ना। वो उसके लिए बात है की, क्योंकि अगर सिर्फ एक ब्लॉक है तो मतलब एक लाइन चलता है। क्या ये अमन ने एक कोड भेजा, उससे सारे हो रहे हैं, वो बोल रहा है। भेज तो, इस कोड से सारे हो रहे हैं, एलडी से है मन, एलडी से हो रहा है सारे। एलडी से हाँ उसका NVM भी एलडी कर रहा है। अरे मैंने किया, नहीं हो रहा है। अब वो बोल रहा है कहा उसने क्या, एक बार करना भाई। अमन माइक ऑन कर ले। कंपाइल करो तो इसका कोड एज इट इज छाप के। अच्छा नीचे भी एलडी है? नीचे ही तो है, उसके अलावा कहाँ पे एलडी? अच्छा ऊपर इनपुट में भी है क्या? हाँ करो एलडी लेके करो। चला लीव ही कर दिया वो। सबमिट करो एलडी लेके जल्दी से भाई। ये इसी सवाल में साला सीपी में यही होता है भाई। स्क्रीन शेयर करूं मैं? हाँ करना। अमन ने तो 10 लाख लिया यार, 10 लाख लेना था क्या? नहीं 1 लाख। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता यार। अच्छा उसका नहीं, 1 लाख में मेरा हो गया, सी प्लस प्लस इसमें भी हो जाएगा। हो गया, एलडी से हो गया ना? ठीक है चलो। दिख रहा है? हाँ हो गया भाई अमन भाई, हो गया। ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो सब डेटा टाइप का खेल है ऐसा मोस्टली, मतलब 10 में से 1 सवाल साला ये भेजता ही है जिसमें ये डेटा टाइप का सीन होता है। चलो अब लॉजिक समझो। सिर्फ ये डेटा टाइप का सीन था, यहाँ पे एलडी कर दो और इनपुट में भी एलडी कर दो। जूम कर देता हूँ मैं। हाँ नहीं समझ ले, देख। हाँ वही देख रहा हूँ एलडी कहाँ करना है। हाँ अब मेरी बात सुनो, ये इनपुट का कोड समझ आया। अब बी ऑफ आई मैंने अरे इसलिए बनाया है ताकि मैं जो पहले प्रोसेसर का टास्क और जो सेकंड प्रोसेसर के जो टास्क करने का टाइम है उसमें जो मैक्सिमम है वो मैं वापस बी ऑफ आई में स्टोर करा सकूं। बी ऑफ आई में देखो मैं पहले क्या, बी ऑफ आई में मैं क्या मतलब स्टोर करा रहा हूँ। बी ऑफ आई में मैं वो स्टोर करा रहा हूँ पहले प्रोसेसर के करने का टाइम जो होगा। मतलब कि एक प्रोसेसर ही सिर्फ काम करेगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा? हाँ
तो दूसरे प्रोसेसर का टाइम तो मैं सम में से माइनस कर दूंगा तो ही आ जाएगा, तो वही किया मैंने। टोटल में से माइनस करूंगा जो पहला प्रोसेसर काम कर रहा है उसको, और उसको कंपेयर करूंगा, जो भी बड़ा होगा उसको मैं स्टोर करा दूंगा BO5 में, तो जो मैक्सिमम होगा वो स्टोर हो जाएगा ऑलरेडी BO5 में। फिर जो भी जितने तरीके थे उन तरीकों में जो मिनिमम टाइम था वो इस लूप से कैलकुलेट हो जाएगा। मिनिमम कोई मान लो 100 नंबर है, 100 नंबर का मिनिमम निकालने का प्रोग्राम तो पता होगा ना, इतना सा होता है ये। अच्छा समझ गया। तो वो पहले ऐसा कर रहा है कि मतलब वो पहले सम ले रहा है, उसमें पहले एक एलिमेंट का जा रहा है BO5 में, फिर दो टास्क का जा रहा है उसमें टाइम, फिर तीन टास्क तीन का टास्क टाइम। का जा रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाँ टास्क हाँ का हाँ टाइम। फिर ऐसे करते करते जितने भी एन होगा उसमें मैं क्या वही तो बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रोसेसर कितने तरीके से टास्क कर सकता है, कितने तरीकों से टास्क करने का जो टाइम होगा वो BO5 में स्टोर करा रहा हूँ। हर एक मान लो कि फॉर एग्जाम्पल n=5 है, ठीक है, तो n=5 है तो B0 में क्या स्टोर होगा, B0 में स्टोर होगा पहले एक तरीके से करने का टाइम, एक तरीके से टास्क करने का टाइम। फिर B1 में स्टोर होगा 2 तरीके से, दूसरे तरीके से करने का टाइम। ऐसे करते करते 5 तरीके होंगे अगर n की वैल्यू 5 है तो अब ये फर्स्ट प्रोसेसर से करने का टाइम हो गया BO5 में। तो सेकंड प्रोसेसर से करने का टाइम अगर टोटल में से माइनस कर दूंगा तो सेकंड प्रोसेसर से करने का टाइम आ जाएगा, और जो दोनों में मैक्सिमम होगा मेरे को वही चाहिए, उसी से मतलब है, क्योंकि वही कंपेयर करना है मेरे को, मिनिमम से थोड़ी कंपेयर करूंगा। वही मैंने नोटबुक में समझाया था तुम्हें। वो बाद में इक्वेट क्यों किया तूने इफ केस में B(i) इक्वल टू सम माइनस B(i)? ये स्टोर करा रहा हूँ, जो बड़ा होगा उसको स्टोर तो कराना पड़ेगा ना, कंपेयर करने से अकेले से क्या होगा, सिर्फ स्टोर तो कराना पड़ेगा ना। कि BO5 में अगर सम माइनस BO5 मतलब दूसरा प्रोसेसर जो काम कर रहा है अगर उसका टाइम बड़ा है तो मेरे को उसी से मतलब है, तो उसी को मैं स्टोर करा रहा हूँ BO5 में। अनुभव भाई ये वाला कोड एक बार अपने ग्रुप पे भी भेज देना व्हाट्सएप पे, तो एक बार खुद से करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। इस कोड को मैं अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा अभी, इसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ। ड्राइव का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा ना, ठीक है अभी करता हूँ। क्या ग्रुप में नहीं भेजना? अरे सीपी वाले ग्रुप में, सीपी वाले ग्रुप में भेजो भेजूं मैं? हाँ सीपी वाले में स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट से हाँ स्क्रीनशॉट भेज दो वो भी चलेगा। मैं कोड ही भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट क्या। ठीक है अब अपन एक और सवाल कर सकते थे बट अब 1:30 बज गए, टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए भाई ये एक ही काफी हैवी हो गया। अनुभव मुझे एक डाउट है, मेरे को अब तू वो मेरा डिस्कस कर ले एक बार, वो परसेंटेज एस वाला। उसको मैं परसेंटेज एस का क्या सीन था मेरे को याद करने दे एक बार। स्ट्रिंग का कुछ नहीं एक सेकंड, नहीं स्ट्रिंग में तो डायरेक्टली कॉल होता है ना, उसको मैं ना उसमें समझा दूंगा। क्या नाम है, गेट्स, एक मिनट याद करने दे पहले मेरे को। क्या था कि स्ट्रिंग से इनपुट ले रहा हूँ और फिर तेरा गेट्स में, हाँ वो बफर का खेल है। तेरे को पता है उसमें मैं चाहूँ ना अगर मैं उस स्पेस को इंक्लूड मतलब वहाँ पे स्पेस नहीं लगाऊँ ना, क्या नाम है क्या अभिषेक, अगर मैं उधर स्पेस नहीं लगाऊंगा ना उस क्वेश्चन में तो उधर मैं stdinf+ कॉल कर सकता हूँ, तो उधर से वो भी हो जाएगा, क्योंकि उधर वो मतलब जो वो अपन स्पेस अपन लगा रहे हैं ना वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो स्कैनफ फंक्शन रुक जाए, एंड हो जाए, इसलिए लगा रहे हैं। बाकी उसमें कुछ है नहीं लॉजिक। ठीक है फिर तो अपन नेक्स्ट क्लास में ना एक काम करेंगे कि सीपी के 2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से मैं अच्छे सवाल ढूंढ लूंगा अरेज के और इन सब के लूप्स के, एक लूप का कर लेंगे एक अरे का कर लेंगे, कोड शेफ से करेंगे। तो सीपी और वेब डेवलपमेंट वाला अल्टरनेटिव होगा क्या क्लास? नहीं यार मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आज थोड़ा फ्री था तो मैंने आज ले ली। अल्टरनेटिव भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बढ़िया रहेगा एक तरह से। अनुभव भाई
बोलना। ये पेंट खोलना है यार, पेंट 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 खोलो। पेंट या पेंट? अब इसमें अच्छा मुझे एक डाउट था, रिकॉर्ड हो रहा है जैसे यार। क्या? बोल अमित बोल। जैसे एक डाउट था मुझे, जैसे हम बैकस्लैश एन यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट न्यू लाइन में आ जाता है ना? तो ऐसे अगर हम अगर इनको 2-3 बार यूज करें, 2 बार या 3 बार यूज करें, तो फिर कंट्रोल कैसे काम करता है? मतलब आउटपुट हमको बैकस्लैश n को कैसे ऐसे मिलता है? ये हाँ तो हाँ तीन बार न्यू लाइन पे आ जाएंगे, 3 लाइन का गैप आ जाएगा आउटपुट में। अब देखो एक मिनट, ये मैंने 2 बार यूज किया था ना, बैकस्लैश एन। तो जैसे मान लो फर्स्ट लाइन पे तो उसने प्रिंट कर दिया था, फिर वो आउटपुट वो मतलब था वो सेकंड लाइन पे आ गया, तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन उसने दोनों ही छोड़ दी, फिर चौथी लाइन से उसने प्रिंट करना चालू किया था, अगर हम 2 बार बैकस्लैश यूज कर रहे थे तो। जबकि मेरे अनुसार तो तीसरी बार होना चाहिए था ना, तीसरी लाइन पे प्रिंट होना चाहिए था। हाँ। दिखा दे तेरी स्क्रीन अगर ऐसा हो रहा है कुछ। कोड दिखाना एक बार, फिर समझ में आएगा। कोड दिखा। मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ, तो मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ। दिखा। तब तो अनुभव मेरा एक डाउट ले ले, वो तुम्हें वो क्वेश्चन याद है कि वो हैकर रैंक का वो पैटर्न वाला, वो 4 3 2 1 वाला रेक्टेंगल, वो बॉक्स वाला ना? हाँ थोड़ा हिंट देख भाई जी आ गया। हाँ बता। एक मिनट आ गया ना? अरे यार ऐसे नहीं फोकस नहीं भाई, ऐसा समझ नहीं आ रहा यार। नहीं दिखेगा यार। एक बार तुम करके देखो अपने, मतलब 2 बार बैकस्लैश लगा देना, फॉर लूप लगा स्क्रीनशॉट भेज दे, कर लेंगे। तेरा कोड भेज कॉपी दे पेस्ट ग्रुप कर पे। दिया, तेरा कोड कॉपी पेस्ट कर दे अगर व्हाट्सएप से ऐसा है। हाँ भाई ये लैपटॉप बहुत नेट पी रहा है, इससे कनेक्ट करते ही तो मैं इसलिए आज मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा फोटो खींच दे फोन से। फोटो खींच के 10 भेज MB दे। पी जाता है 1 मिनट में, मतलब 10 MB पर सेकंड की स्पीड आ रही है उसमें। अरे तू फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दे भाई, फोन से फोकस लगा के। हाँ भाई ये गलत। और एक और डाउट था भाई, जैसे वही खोलो, प्रिंट खोलो भाई, वहां से समझ आएगा। अच्छा हाँ भाई तेरी स्क्रीन रुक जाए 1 मिनट। अरे माँ की यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ बोल। हाँ भाई दिखने लगा। और जैसे हमने लिखा, जैसे मान लीजिए 2 इंटीजर डेटा टाइप हमने वैल्यू ली, ए और उसमें स्टोर कर दिया, ए में 10 कर दिया और बी में 2 कर दिया, है ना? ए में 10 कर दीजिए और बी में 2 कर दीजिए। अब हमने नीचे लिख दिया ए बराबर बी और बी बराबर ए, तो इसमें कंट्रोल कैसे काम करेगा? मतलब एक तो स्वैप के लिए होता है, स्वैप का कॉन्सेप्ट तो मैं जानता हूँ, और बी बराबर है। हाँ देख समझ इसको। हैं ए बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 ए में असाइन हो जाएगा। अब इधर है ए की वैल्यू बी में असाइन करो, अब ए की वैल्यू तो 2 हो गई, तो बी में तो ऑलरेडी 2 है, तो वापस बी में 2 आएगा, तो बात एक ही है, तो ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, इधर दोनों 2 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पहले जो बी की वैल्यू थी वो ए में चली गई है ना, मतलब 2, ए की वैल्यू हो गई 2। अब बी की वैल्यू 2 रहेगी या फिर वो मेमोरी खाली हो जाएगी? नहीं ऑब्वियसली 2 रहेगी, वो खाली कैसे होगी? 2 रहेगी, है ना? ओके ठीक है, यही था। हाँ तू बोल, क्या बोल रहा था तू? वो उसकी बात कर रहा था पैटर्न वाले की। भाई उसको खुद करना, उसको करने में पता है मैंने कितने दिन लगाए थे लिटरली, मतलब नहीं थोड़ा हिंट चाहिए। मैं क्या सोचा, देखो मैंने उसको थोड़ा अपने वो हमें पढ़ाई थी कि अपने क्लास में सर ने वो पैटर्न अपने डॉलर्स वाला। अभिषेक हिंट क्वेश्चन दिखाना एक बार। मेरे को बताने वाला कोई था नहीं, मेरे को कोई हिंट देने वाला। ओके क्वेश्चन क्या था? नहीं वो हैकर रैंक का क्वेश्चन, ऐसा समझ नहीं आया। लिखा है भाई, मैं भी अभी तक ट्राई कर रहा हूँ, मगर वो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ वही व्हाट्सएप में मैं कल रात से ट्राई कर रहा हूँ। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है अगर बेसिक है, वो मस्त बन नहीं रहा है। हाँ तो है ना, पहली बात तो ये लिंक शेयर करना ना। अरे मेरी क्या बोलना? क्वेश्चन दिखा, क्या बोला? क्वेश्चन की वो भेज देना ना, हैकर रैंक की वो ग्रुप में। अच्छा वो क्वेश्चन की लिंक। हाँ हैकर रैंक के क्वेश्चन की लिंक
और मंजीत तू सर से क्या इन्फिनाइट वाला पूछ रहा था? अरे वो एक क्वेश्चन था कि फॉर लूप यूज करना है, सीरीज का सम निकालना है। ओके तो एक वो हो गया, बट फिर अगला क्वेश्चन था कि सीरीज का इन्फिनिट तक सम नहीं चाहिए, मेरे को n नंबर तक सम चाहिए। हाँ देखो एक बार फिगर, हाँ ये वाला, हाँ ये और तेरा भाई तेरा ये आंसर ये भेजा था मैंने। हाँ कर दो। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन के लिंक, कोई भी लिंक हो तो भेज देना ना ग्रुप में, एक बार हम भी देख लेंगे। फोटो भेज दे बस, बाकी देख लेंगे कैसे होता है। नहीं लिंक ही भेजना, वही सॉल्व करेंगे सीधा। अरे अपने हैकर रैंक पे जाके ये बेसिक सवाल तो कर लो ना, ये इसमें लिंक भेजने की वाली जरूरत ही नहीं है। हाँ उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। हैकर रैंक में ज्यादा सवाल हो तो बात अलग है, हैकर रैंक में गिने चुने 20 सवाल है पूरे सी लैंग्वेज की। हाँ भाई ठीक है भाई, वहीं जाके करते हैं। और अभिषेक भाई हर एक चीज का पूछने से कुछ नहीं, खुद हसल कर यार, पूछने से। अरे वो उसका था ना वो डबल n वाला स्लैश, मैंने ट्राई किया तो उसमें डबल से नहीं हो रहा प्रिंट एक्स्ट्रा स्पेस, ट्रिपल से हो रहा। अच्छा अरे यार मतलब उस चीज की मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा, इतना उसमें से रिसर्च करने वाली कोई बात नहीं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल खुद से करो, खुद से है ना करो, मतलब हर एक का तुम हिंट पूछ लोगे ऐसे तो नहीं होगा। तुम बिगिनिंग स्टेज में ही पूछ रहे हो यार, मतलब मेरे को कोई बताने वाला थोड़ी, किसी से पूछ ले, जैसे अमन है, अब अमन ने भी C++ करी तो उसको कोई बताने वाला थोड़ी था, वो भी तो खुद ही कर रहा है, वो वाली बात है, तो खुद करो। सही। चलो क्लास एंड करते हैं। बाय बाय।